हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अभिनव प्रतियोगिता के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूपी पीसीएस के जो आरओ एआरओ का होने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए एक टेस्ट सीरीज़, जो कि किसने कंडक्ट करी है, जो कि कंडक्ट करी है आपके जीएस वर्ड ने। मुझे काफ़ी अच्छी लगी तो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। ठीक है, इसमें आपके 140 क्वेश्चन होंगे जीएस पोर्शन के, और हम उसको 50-50 के पार्ट्स में से सॉल्व करेंगे, जिससे कि ये ज़्यादा लंबी भी वीडियो ना रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टेस्ट, जो कि आपका है इंडियन हिस्ट्री का। ठीक है, तो जो पहला टेस्ट का पहला क्वेश्चन है वो है आपका, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किसने किया? रॉबर्ट ब्रूस, जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंघम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा जॉन मार्शल। क्यों? क्योंकि जॉन मार्शल 1902 से 1928 तक जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग था उसका महानिदेशक थे, और इन्होंने ही जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी खुदाई का काम स्टार्ट करवाया था, और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई इन्हीं की निगरानी में हुई। इसीलिए जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? हॉवर्ड मार्शल को। ठीक है, 1902 से लेके 1928 तक। ठीक है, ये इसका इनका कार्यकाल था। फिर आते हैं आपके दूसरे क्वेश्चन पे। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? इन्होंने पूछा है कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है, तो दाईं से बाईं ओर का मतलब हो गया इस तरीके से। तो ये होती है आपकी खरोष्ठी। ठीक है, खरोष्ठी ऐसी भाषा थी जो कि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, और इसको पढ़ने के लिए जेम्स प्रिंसेप ने जो इंडो ग्रीक द्विभाषी सिक्के होते थे उनकी सहायता ली थी। तो किसने पढ़ा सबसे पहले? ये पढ़ा आपका प्रिंसेप ने। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप। ठीक, और किसकी हेल्प से? ये पढ़े थे इंडो ग्रीक कॉइन्स की हेल्प से। ठीक है, इंडो ग्रीक कॉइन्स जो थे उनकी हेल्प से ये पढ़े गए थे। फिर आते हैं आपके थर्ड क्वेश्चन पे। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। एक तरफ आपके संवत दे रखे हैं और एक तरफ उसकी जो टाइम पीरियड है वो दे रखा है। तो सबसे पहले विक्रम संवत। विक्रम संवत का हम जानते हैं कि ये पड़ता है आपका 58 ईसा पूर्व में। तो सबसे पहले आप लगा लीजिए विक्रम संवत का 58 ईसा पूर्व में। तो ये हो गया चौथा ऑप्शन। तो आपका बी, सी और डी ही में से कोई एक होगा, ये दोनों कट गए। फिर आते हैं आपके शक संवत पे। तो शक संवत जो होता है आपका वो आता है आपके 3 नंबर 78 ईस्वी में। ठीक है, शक संवत 78 ईस्वी में। फिर आते हैं आपके गुप्त संवत, जो कि चंद्रगुप्त फर्स्ट ने स्टार्ट किया था, और ये पड़ता है 319 से 320 ईस्वी में। 319 से 320 ईस्वी मतलब 2 हो गया। फिर आते हैं आपके कली संवत, और कली संवत में आपका आता है 3102 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो कली संवत का आपका हो गया ए ऑप्शन, मतलब 1 नंबर। और शक संवत का हो गया आपका 78 ईस्वी, क्योंकि ये किसने किया था? ये कनिष्क के द्वारा स्टार्ट किया गया था। गुप्त संवत आपका चंद्रगुप्त फर्स्ट के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन हो गया डी, 4321। ठीक है, फिर आते हैं आपके चौथे क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से वह कौन सी ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? वह कौन सी ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? तो इसका आंसर होगा आपका लोप मुद्रा। ठीक है, तो लोप मुद्रा एक ऐसी ब्रह्मवादिनी थी जिन्होंने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो ऋग्वैदिक काल है वहाँ पे महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होता था, और उसी टाइम पीरियड में कुछ और भी विदुषी रहती थी, जैसे कि अपाला हैं, घोषा हैं, और आपकी लोपामुद्रा हैं,
और सिकता हैं, विश्ववारा हैं, निवावरी हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसी मतलब ब्रह्मवादिनी थी जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आपकी कुछ, जैसे अपाला, और आपकी दूसरी हो गई हैं घोषा, फिर आपकी एक और हो गई जिनका नाम था लोपमुद्रा, फिर एक थी आपकी सिकता, और एक हो गई आपकी विश्ववारा, और एक हो गई निवावरी। ठीक है, निवावरी। तो ये 5 थी जो कि बहुत ज़्यादा फेमस थी। ठीक, तो इसका आंसर हो गया लोपमुद्रा। फिर आते हैं आपके 5वें क्वेश्चन पे। सिंधु घाटी सभ्यता में पाए गए पशुपति महुरों में निम्नलिखित में से कौन सा जानवर चित्रित नहीं है ना। जो मोहर वहाँ से प्राप्त हुई हैं उसमें कौन सा जानवर चित्रित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका बैल। ठीक है, कौन सा आंसर होगा, वो होगा आपका बैल। ठीक, तो ये हम देख सकते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता में पाई गई जो मोहर है उसमें पुरुष देवता के चित्रित हैं, मतलब पुरुष देवता की वहाँ पे फोटोज़ बनी हुई हैं। वह एक योगी की मुद्रा में बैठे हुए हैं और एक टांग पे और दूसरी टांग पे मतलब ये पद्मासन की पोजीशन में बैठे हुए हैं। उसके चारों ओर जो हाथी है, मतलब अगर मैं चारों उनका नाम लिखूं तो हाथी है, और आपका बाघ है, आपका गेंडा है, और आपका भैंसा है। ठीक है, तो ये 4 जानवर हैं जिनकी फ़ोटो उसमें मिलती है। हाथी, बाघ, गेंडा, भैंसा। ठीक, किसकी, पशुपति की जो मोहर मिलती हैं उसमें। ठीक है, तो इसमें किसका निशान नहीं मिलता है, इसमें बैल का निशान नहीं मिलता। ठीक, फिर आते हैं आपके 6ठे क्वेश्चन पे। शाहजहां के बल्ख अभियान का उद्देश्य क्या था। जो शाहजहां का बल्ख अभियान था उसका क्या मोटिव था। तो इसका जो मेन मोटिव था वो था जो खैबर दर्रा के आसपास के जो विद्रोही थे, जो विद्रोही कबीले थे, उन पर नियंत्रण रखना इसका मेन मोटिव था। तो इसका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो खैबर दर्रा था उसके आसपास के जितने भी कबीले थे उनके ऊपर कंट्रोल करना। ठीक है, तो शाहजहां ने काबुल के जो आसपास का एरिया था, बल्ख व बदखां के जो मित्र शासक थे उनको बैठाया, और इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही था कि उसके जो विद्रोही कबीले थे उन पर कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, फिर आते हैं आपके 7वें क्वेश्चन पे। 7वां क्वेश्चन है आपका, अपने विरोधियों के प्रति कठोर लौह व रक्त की नीति का पालन करने वाला शासक कौन था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि दिल्ली सल्तनत से आता है आपका, लौह और रक्त की नीति। तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा बलबन। बलबन ने एक लौह रक्त की नीति स्टार्ट की थी, और बलबन के बारे में अगर कहा जाए तो ये इल्तुतमिश का गुलाम था, और उनके बाद ही ये दिल्ली सल्तनत का बादशाह बना था, शाह सुल्तान बना था। ठीक है, और ये गुलाम वंश से ही बोला जाएगा, है ना, गुलाम वंश से ही आता था। और इन्होंने एक पॉलिसी स्टार्ट की लौह एवं रक्त की नीति। ठीक है, जो कि काफ़ी फेमस रही। और इन्होंने कुछ और भी चीज़ें स्टार्ट की, जैसे सिजदा, सिजदा, पाबोस, है ना, सिजदा, पैबोस बोलते हैं उसको, पैबोस, और यहाँ से ये हटा देते हैं, सिजदा, पैबोस। और कुछ चीज़ें और स्टार्ट की, जैसे नौरोज़ का त्यौहार स्टार्ट किया इन्होंने, नौरोज़ का फेस्टिवल, नवरोज़। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बलबन। फिर आते हैं, भक्त तुकाराम कौन से मुग़ल सम्राट के समकालीन थे। भक्त तुकाराम कौन से मुग़ल सम्राट के मतलब शासक के समकालीन थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जहांगीर, है ना। तुकाराम किसके समकालीन थे, जहांगीर के समकालीन थे। जो तुकाराम का टाइम पीरियड पड़ता है वो पड़ता है 1608 से लेके 1649। ठीक है,
ये 1649 का टाइम पीरियड इनका पड़ता है। और ये मराठा भक्त संत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, मराठाओं के भक्त वो थे, संत थे। ठीक है, तो ये आपके जहांगीर के टाइम पीरियड में माने जाते हैं। और थोड़ा सा टाइम पीरियड जो माना जाएगा वो आपका किसके बीच में माना जाएगा, वो माना जाएगा शाहजहाँ के में। तो शाहजहाँ इसमें ऑप्शन है नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ जहांगीर का। ठीक है, क्योंकि जो जहांगीर का टाइम पीरियड है वो कौन सा है, जहांगीर का टाइम पीरियड पड़ता है 1605 से लेके 1627। और जो शाहजहाँ का टाइम पीरियड पड़ता है वो पड़ता है 1627 से 1657। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर सी। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है आपका, सुमेलित कीजिए। एक तरफ मंदिर दे रखे हैं और एक तरफ उनके स्ट्रेट दे रखे हैं। ठीक है, तो पहला आपका है विद्याशंकर मंदिर, जो कि आपका किस एरिया में पड़ता है, वो पड़ता है आपका कर्नाटक में। तो आपका विद्याधर मंदिर हो गया कर्नाटक में। फिर राजा रानी मंदिर, राजा रानी मंदिर पड़ता है आपका उड़ीसा में। ठीक, तो ये बी से चौथा मिल गया, सॉरी। फिर तीसरा मंदिर पड़ता है कंदरिया महादेव। कंदरिया महादेव आपको पता है मध्य प्रदेश में पड़ता है। और भीमेश्वर मंदिर पड़ता है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो यहाँ से लगा लीजिए, पहले का दूसरा और दूसरे का आपका हो गया चौथा, तीसरे का हो गया तीसरा, चौथे का हो गया आपका पहला। तो इसका सही आंसर हो गया आपका ए। ठीक है, तो ए इज़ अ राइट आंसर। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण इनमें से किसमें विद्यमान है। ठीक है, तो जैन दर्शन के अनुसार, जो जैन दर्शन है उसके अनुसार सृष्टि की रचना और पालन पोषण किसके अंदर आता है। तो पहला ऑप्शन है इसका सार्वभौमिक विद्यमान से हुआ है, दूसरा सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, तीसरा है सार्वभौमिक आस्था से हुआ है, चौथा है सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा बी, सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। तो जो जो जैन धर्म है वो ईश्वर को नहीं मानते हैं, है ना, वो ईश्वर को नहीं मानते हैं। वो संसार के जो वास्तविक हैं, किंतु इसकी सृष्टि का कारण ईश्वर नहीं है। वो ये मानते हैं संसार वास्तविक है, किंतु ईश्वर के कारण की वजह से इसके सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ है, बल्कि इसकी रचना सार्वभौमिक सत्य से हुई है। सार्वभौमिक सत्य को बेस मानते हैं और उसी की वजह से इसकी रचना हुई है, ये उनका कथन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी। फिर आते हैं आपके 11वें क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा है, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा गया है। ब्लैक पैगोडा कौन से मंदिर को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वो 13वीं शताब्दी में बनाया गया, है ना, 13वीं शताब्दी में बनाया गया। और किसके द्वारा बनाया गया, नरसिंह देव के द्वारा बनाया गया। ये बनाया गया नरसिंह देव के द्वारा। फिर इसके बारे में हम एक चीज़ और जान लें कि जो जगन्नाथ मंदिर है वो पुरी का सफ़ेद पैगोडा भी कहा जाता है ना। जो अगर जगन्नाथ मंदिर के बारे में पूछा जाए तो वो पुरी का सफ़ेद पैगोडा माना जाता है। ब्लैक पैगोडा आपका सूर्य मंदिर कोणार्क वाला। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। फिर आते हैं आपके थर्ड क्वेश्चन पे, मतलब 12वें क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आर्ट एंड कल्चर के अंडर आता है ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एलिफेंटा। जो गुफा है वो त्रिमूर्तियों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और ये कहाँ पड़ती है, महाराष्ट्र में पड़ती है। मुंबई के 10 किलोमीटर के आसपास इसकी डिस्टेंस है, 10 किलोमीटर के आगे। ठीक है, तो ये किसके द्वारा बनाई गई थी, ये राष्ट्रकूटों के द्वारा बनाई गई थी। किसके द्वारा, राष्ट्रकूट शासक जो थे उनके द्वारा बनाई गई थी। इसमें शिव के 3 चेहरों को दिखाया गया है ना। किसके, शिव के 3 चेहरे दिखाए गए हैं, जिसमें आपके ब्रह्मा विष्णु महेश उन्हें बताया गया है। और इसी मूर्ति को त्रिमूर्ति कहा जाता है। ठीक है, फिर आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपका 13th क्वेश्चन होगा। एक सेकेंड,
हाँ, जो आपका 13वां क्वेश्चन है वो आता है आपका, ठीक है। तो आपका 13 क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पुरापाषाणकालीन सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं, है ना। जो पुरापाषाणकालीन सभ्यता है उसके साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? यूपी में, क्योंकि यूपी का पेपर है तो थोड़ा बहुत उससे रिलेट करेगा, ठीक है। तो आपका पहला ऑप्शन है बेलन घाटी, दूसरा चंदौली, तीसरा सोनभद्र, चौथा उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं। मैंने इसीलिए ये ऑप्शन सारे पढ़े क्योंकि इसका आंसर डी है। और ये हमें पता है कि जो पुरापाषाणकालीन जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिले हैं? वो मिले हैं आपके लोहदा नाला में से, है ना। लोहदा नाला के जो इस मतलब जगह है वहाँ से मिलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा लोहदा नाला, ठीक है। लोहदा नाला इज़ द प्लेस जहाँ से पुरापाषाणकालीन साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। और उपरों के वहाँ पे जो मिलते हैं वो क्या मिला है? मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। क्या मिला है वहाँ से? मातृ जो देवी हैं उनकी प्रतिमा मिली है, ठीक है, उनकी प्रतिमा मिली है। देन 14 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन फतेहपुर सीकरी की स्थापत्य कला का उदाहरण है? जो फतेहपुर सीकरी है उसकी स्थापत्य कला का कौन सा उदाहरण है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका पहला सलीम चिश्ती की मकबरा, यस। बुलंद दरवाज़ा, यस। मरियम का महल, यस। तो ये तीनों ही हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका चौथा, डी इज़ द आंसर, क्योंकि इसके तीनों ही उदाहरण हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो वहाँ पे शेख सलीम चिश्ती का भी मकबरा है जो कि इसमें ऑप्शन है, बुलंद दरवाज़ा भी है इसमें ऑप्शन, मरियम का महल भी है। एक वहाँ पे एक फेमस महल और है वहाँ पे, बीरबल का महल। कौन सा? बीरबल का महल। और आपका एक वहाँ पे जामा मस्जिद, जामा मस्जिद। और एक आपका वहाँ जोधाबाई का महल, जोधाबाई का महल, ठीक है। और एक वहाँ पे पड़ता है आपका दीवाने खास, दीवाने खास। और एक पड़ता है आपका पंचमहल। तो ये सारी बिल्डिंग्स वहीं पे पड़ती हैं और ये सारे के सारे उदाहरण किसका हैं? ये सारे के सारे उदाहरण हैं आपका फतेहपुर सीकरी की स्थापत्य का, ठीक है। ये उसके उदाहरण हैं। देन एक सेकेंड, ठीक है। फिर आते हैं आपके 15वें क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? इसमें पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें पहला, एक तरफ पुस्तक दे रखी है और एक तरफ उसके राइटर दे रखे हैं, और इसमें गलत पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, गलत कौन सा है ना। तो आलमगीर नामा आपका किसका है? तो ये आपका मोहम्मद काजिम, ये एकदम सही है ना, ये एकदम सही है, मोहम्मद काजिम का है। फिर दूसरा आता है इकबाल नामा, ये मोतामिद खान का है, ये भी एकदम सही है। फिर फतोहाते आलमगीर, ये आपका जो ऑप्शन है वो भी सही है ना, वो ईश्वरदास नागर का है। और फिर आता है तारीख अकबरी अबुल फजल, ठीक। तो ये आपका गलत है, ठीक है, ये आपका गलत है, ठीक। ठीक है। तो क्योंकि हमें पता है जो तारीख अकबरी है वो किसके द्वारा लिखी गई है? वो लिखी गई है मोहम्मद आरिफ कंधारी के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? मोहम्मद आरिफ कंधारी के द्वारा, ठीक। और अबुल फजल के द्वारा जो लिखा गया है वो है आपका अकबरनामा, अकबरनामा लिखी गई है, ना कि तारीख अकबर लिखी गई है, ठीक। और जो इसका जो तीसरा भाग है वो आईने अकबरी कही जाती है। अकबरनामा का जो तीसरा पार्ट है वो आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसमें काफ़ी
कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। आईने अकबरी, इसका थर्ड पार्ट है वो, ठीक। तो इसका सही आंसर होगा तारीख अकबरी, ये गलत ऑप्शन है, बाकी के तीनों सही ऑप्शन है, ठीक। फिर आते हैं आपके 16वें क्वेश्चन पर। नीचे दिए गए जो व्यक्तित्व है उनमें से एक कथन ए है, दूसरा कथन जो है वो कारण है और उसे आर कहा गया है। तो जो कथन पढ़ लेते हैं पहले। बलबन ने अपने शासन के को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथों में केंद्रित कर ली, और इसका कारण है इसने सिजदा और पावोस प्रथा का शुरुआत की। तो हम ये देखेंगे कि दोनों चीज़ें सही हैं, बट क्योंकि सिजदा और पावोस भी इसने स्टार्ट किया था, अगर हम कहें तो ये सही है, ठीक है। और इसने अपने हाथों में ले ली थी, ये भी बात सही है, बट इसका कोई स्पष्टीकरण ये नहीं है। तो इसको हम बी ऑप्शन करेंगे, क्योंकि दोनों बातें सही हैं लेकिन उसका स्पष्टीकरण वो नहीं है, व्याख्या वो नहीं है, ठीक है। चलिए फिर 17वें क्वेश्चन पे आते हैं। मलिक काफूर के दक्षिण भारत के आक्रमण के संबंध में कौन से कथन गलत है? मलिक काफूर के दक्षिण भारत के आक्रमण के संबंध में कौन से कथन गलत है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उसने मालाबार क्षेत्र पर आक्रमण किया, ये उसकी गलत बात है। बाकी के आप तीनों ऊपर के ऑप्शन पढ़िए। उसने तेलंगाना क्षेत्र पर आक्रमण किया, सही बात। उसने लक्ष्य द्वारा समुद्र जो कर्नाटक पर आक्रमण किया, ये भी एक बात सही है, कर्नाटक पर उसने अटैक किया। उसने मदुरई जो तमिलनाडु का एरिया है उस पर भी आक्रमण किया, ये भी एकदम सही बात है। मलिक काफूर के बारे में अगर हम देखें, मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था और इसे हजार दिनारी भी कहा जाता था। तो इसने 1309 से 1311 के बीच में दक्षिण भारत पर अटैक किए, 1309 से 1311 के बीच में, ठीक है। दक्षिण भारत पर इसने बहुत अटैक किए। फिर इसने एक और चीज़ देखते हैं, जो अमीर खुसरो की बुक है ना, उसमें इस चीज़ का वर्णन मिलता है। तो इसने मदुरई पर, इसने कर्नाटक पर, तेलंगाना के क्षेत्रों पर इसने हर जगह अटैक किए, लेकिन इसने मालाबार क्षेत्र पर अटैक नहीं किया, ठीक है। तो इसका आंसर सही जो है वो मिलेगा डी ऑप्शन, इसमें वहाँ पे अटैक नहीं किया, ठीक है। फिर आते हैं आपके 18th क्वेश्चन पे। घड़ी और गृह कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था, है ना। जो घड़ी कर था वो किसके द्वारा लगाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। तो इससे पता चल रहा है कि दिल्ली सल्तनत से काफ़ी क्वेश्चन उठते हैं और वहाँ से टैक्सेशन और वहाँ की पोस्ट, वहाँ के अभियान काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, जो कि पढ़ने पड़ेंगे हम लोगों को, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 2 कर लगाए गए थे, घड़ीकर और चरीकर, ठीक है। जो चरीकर था वो जो दुधारू वो थे उनके लिए लगाया जाता था, और जो घड़ीकर था वो घर वगैरह के ऊपर लगाया जाता था, ठीक है। फिर 19 क्वेश्चन है, मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में जिले इलाही का संबंध किससे होता था? ठीक है, किससे था, मतलब जिले इलाही का जो टाइटल था वो किसके द्वारा लिया गया था? तो इसका सही वो आंसर हो जाएगा बलबन। बलबन ने अपने आप को जिले इलाही कहा था, और जिले इलाही काफ़ी मतलब इस तरीके से माना गया कि ईश्वर का प्रतिबिंब है, मतलब एक प्रतिबिंब है ईश्वर का जो कि धरती पे उतारा गया है, ठीक है। तो बलबन के द्वारा ये टाइटल लिया गया था। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सामवेद की शाखा नहीं है ना। सामवेद की कौन सी शाखा नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सौनक, है ना। सौनक एक ब्रांच नहीं है सामवेद की, और बाकी की तीनों हैं, कौमियी है, राणायनीय है और जैमिनीय है ना। तो ये तीनों की तीनों शाखाएं हैं, और जो शौनक है वो किसकी है? वो आपके अथर्ववेद की है, ठीक। अथर्ववेद की वो शाखा है, और ये तीनों किसकी है? ये तीनों की तीनों आपकी सामवेद की शाखाएं। फिर आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मांडा आपका सामने दे रखा है, उत्तर प्रदेश। फिर दामियावाद महाराष्ट्र, कालीबंगन राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा।
इनमें से पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आपको पता है कि जो मांडा पड़ता है वो पड़ता है आपका, ये गलत दे रखा है, वो पड़ता है आपके जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, वो पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर में, ना कि उत्तर प्रदेश में। बाकी के तीनों सही हैं, ये तीनों सही हैं, ये गलत है आपका। तो ये ऑप्शन हो जाएगा ए। फिर आते हैं 22वें क्वेश्चन पे। द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में की गई? तो हमें ये यहाँ से पता चला कि जो बौद्ध संगतियाँ हैं वो कितनी हैं, वो 4 हैं। ये हमें पढ़नी चाहिए। किसके टाइम पीरियड में हुई, कौन उसका अध्यक्ष था, कहाँ पे हुई, और उसमें क्या क्या मेन काम हुआ, ये 4 चीज़ें पढ़नी चाहिए। तो दूसरी की पूछा है इसमें, तो दूसरी के बारे में अगर हम बताएं कि द्वितीय जो बौद्ध संगति है वो काला अशोक के टाइम में की गई है, काला अशोक के टाइम में की गई है। और इसमें जो उसके हेड थे, है ना, वो अगर हम देखें तो वो कौन थे, वो कौन थे, चलिए इसको मैं अभी बताता हूँ। अशोक और कनिष्क। अशोक की 3rd है, कनिष्क की आपकी 4th है, और अजातशत्रु की 1st है। ठीक है, तो ये इसका ऑर्डर है, और काला अशोक आपकी 2nd है। ठीक है, तो ये हो गई। फिर आपकी आती है नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्लव वंश के संदर्भ में सही कथन चुनिए। ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। दूसरा, कैलाशनाथ मंदिर पल्लवों के द्वारा निर्मित है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा यस। ये दोनों चीज़ें इसके लिए करेक्ट हैं। ये लोग वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, और कैलाशनाथ जो मंदिर है वो पल्लवों के द्वारा ही बनाया गया है। जो पल्लव के वंश के संस्थापक हैं वो विष्णु हैं, सिंह विष्णु, है ना। पल्लव वंश के संस्थापक कौन है, सिंह विष्णु हैं, सिंह विष्णु। ठीक है, तो सिंह विष्णु के नाम में विष्णु आ रहा है ना। तो वैष्णव धर्म के संस्था मतलब ये सपोर्टर्स हैं। फिर जो कैलाशनाथ मंदिर है वो कांची में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, कैलाशनाथ कांची में। ठीक है, कांची। और ये आपका नरसिंह वर्मन सेकंड के द्वारा बनाया गया है, नरसिंह वर्मन सेकंड। ठीक है, इनके द्वारा बनाया गया है ये। ठीक, तो इसमें जो राज सिद्ध मतलब इसी मंदिर को आप और क्या बोलते हैं, राज सिद्धेश्वर मंदिर भी इसी को कहा जाता है। और लिख देता हूँ मैं इधर, राज सिद्धेश्वर मंदिर। ठीक है, इसी को कहा जाता है। और ये कौन सी शैली में बना हुआ है, ये द्रविड़ शैली में बना हुआ है। ठीक है, द्रविड़ शैली में बना हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर आने वाले विदेशी यात्रियों और उनके शासन के संदर्भ में गलत युग्म बताइए। इसमें गलत बताना है कि कौन सा यात्री किस राजा के टाइम में नहीं आया है ना। तो इसका सही आंसर होगा, चलिए अब देख लेते हैं। अब्दुल रज़ाक देवराय सेकंड एकदम सही, देवराय सेकंड के टाइम आए। निकोलो कांटी देवराय फर्स्ट के टाइम आए। बारबोसा अच्युत राय ये गलत है, बारबोसा अच्युत राय के टाइम में नहीं आए हैं। बारबोसा एक पुर्तगाली यात्री थे, और ये 1515 से 1516 के टाइम पीरियड में कृष्णदेव राय के टाइम में आए हैं। तो अच्युत राय नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ पे होगा कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय। ठीक है, कृष्णदेव राय के टाइम में आए, ना कि अच्युत राय में। और डोमियो पायस ये कृष्णदेव राय के टाइम आए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, ये गलत है। ठीक है, बाकी तीनों सही। फिर आते हैं आपके 25वें क्वेश्चन पे। 25वां क्वेश्चन ये हाँ, सातवाहन युग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका विस्तार महाराष्ट्र से लेकर आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ था। शक सातवाहनों के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी थे। गौतमीपुत्र शतकर्णी सातवाहन का महान शासक था। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि ये एकदम सही बात है कि इनका जो एरिया था वो आपका इस तरीके से अगर हम देखें तो इस एरिया में इनका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता था।
और जो कि एरिया कौन सा था, महाराष्ट्र से आंध्र प्रदेश वाला, ये एकदम सही बात। शकों के जो सबसे मेन प्रतिद्वंदी मान लें वो सातवाहन मान लीजिए, या सातवाहनों के मेन प्रतिद्वंदी अगर मान लें तो शक मान लीजिए, ये भी एकदम सही बात। और गौतमीपुत्र शतकर्णी भी इनका सबसे महान सम्राटों में से, शासकों में से एक था। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें सही हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। फिर आते हैं आपके 26वें क्वेश्चन पे। सल्तनत कालीन मंत्री और संबंधित विभाग कौन सा गलत युग्म है, तो वो हमें चुनना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। आरिज ए ममालिक सैन्य विभाग का प्रमुख, एकदम सही। आरिज ए ममालिक सैन्य विभाग का ही हेड होता था। फिर दीवान इस्तेहाक पेंशन विभाग का, एकदम सही ये भी। दीवान इस्तेहाक आपका पेंशन विभाग का होता था। सद उस सद सुदूर सद उस सुदूर ये विदेश विभाग, ये गलत है आपका, सी ऑप्शन ये गलत है। बाकी का चौथा और देख लेते हैं। दीवान खैरात दान विभाग, ये भी एकदम सही। तो सी ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा। जो सद उस सुदूर था वो धर्म विभाग का प्रमुख होता था, ना कि विदेश मंत्रालय। इसका हम आंसर लिखेंगे धर्म विभाग। ठीक है, सद उस सुदूर धर्म विभाग का हेड होता था, ना कि आपका विदेश विभाग। प्रसिद्ध अटाला मस्जिद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अटाला मस्जिद के बारे में बताना है इसमें। तो ये आपका आजमगढ़ में स्थित है। इसका निर्माण इब्राहिम सर्की के द्वारा कराया गया है ना। तो हमें पता है कि जो अटाला मस्जिद है वो कहाँ पे पड़ती है, वो पड़ती है जौनपुर में। ठीक है, अटाला मस्जिद कहाँ पड़ती है, जौनपुर में पड़ती है, ना कि आपके आजमगढ़ में। तो ये गलत हो गया। फिर इसका इब्राहिम सर्की ने निर्माण कराया, ये बात सही है, तो इसका आंसर हो गया सी ऑप्शन। ठीक है, फिर आते हैं आपके 29वें क्वेश्चन पे। 29वां क्वेश्चन आपका क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन मुगल काल के चित्रकार हैं। मुगल काल के चित्रकार के बारे में पूछ रहा है। दशवंत, बसावन, महेश। ठीक है, ये तीनों के तीनों ही आपके मुगल काल के चित्रकार हैं। दशवंत भी हैं, बसावन भी हैं, महेश भी हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, फिर आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लोक नृत्य और संबंधित क्षेत्र का मिलान कीजिए। एक तरफ लोक नृत्य दे रखे हैं और एक तरफ आपके संबंधित क्षेत्र दे रखे हैं। ख्याल, चरकुला, जोगणी, नटवरी, है ना। तो आपको पता है कि चरकुला जो नृत्य है वो पड़ता है आपका ब्रज में। ये पहला एकदम क्लियर हो गया। और एक ही से जो कोई बनाना चाहे तो अगर अभी नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि दूसरे में हर 3 जगहों पे दे रखे हैं। तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, है ना। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया आपका। उसके हिसाब से भी हम देखते हैं बहुत सारे क्वेश्चनों में ऐसा होता है कि वो निकल आता है। ठीक है, तो चरकुला जो नृत्य है वो हो गया आपका ब्रज से। जो ख्याल नृत्य है आपका, जो ख्याल नृत्य है वो पड़ता है बुंदेलखंड के एरिया पे। बुंदेलखंड का एरिया में ख्याल नृत्य। और ये कब होता है, जब कोई बच्चा पैदा होता है उसके पुत्र जन्म उत्सव में होता है। ठीक है, पुत्र के जन्म पे कब होता है, ये होता है आपका पुत्र के जन्म पे। ठीक है, ये होता है आपके पुत्र के जन्म पे। फिर आपका आता है जोगनी नृत्य। जोगनी नृत्य कहाँ का है, जोगनी नृत्य पड़ता है आपके अवध क्षेत्र में। ये पड़ता है अवध क्षेत्र में। और नटवरी आपका पूर्वांचल में। ठीक है, तो सीधे सीधे मिला लीजिए, पहले का तीसरे से एक ही ऑप्शन से मिल गया। देखिए, अगर किसी को पता होता ख्याल और बुंदेलखंड पता होता तो सीधा उसका आंसर हो जाता ए। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है ना। कौन सा सुमेलित नहीं है। लच्छू मतलब एक तरफ उनके एरिया मतलब आदमियों के नाम दे रखे हैं और दूसरा उनका चीज़ें दे रखी हैं। तो शंभू महाराज कत्थक, दूसरा दे रखा है आपका खुर्शीद अली ख्याल, लच्छू महाराज हारमोनियम, अमजद अली खान सरोद। तो हमें ये पता है कि जो शंभू महाराज हैं वो कत्थक के हैं, एकदम सही है। वो कत्थक के हैं, वो एकदम सही। खुर्शीद अली ख्याल के हैं, एकदम सही। लेकिन जो लच्छू महाराज हैं वो हारमोनियम के नहीं हैं, ये गलत है।
वो हैं आपके कथक शैली के, है ना, वो भी किसके हैं, कथक शैली के हैं, ठीक। और जो अमजद अली खान साहब हैं वो भी सरोद के हैं, तो इसका आंसर हो गया सी। फिर आते हैं आपके 32वें क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध स्थान कौन सा है। जैन धर्म का भी और बौद्ध धर्म का भी कौन सा ऐसा स्थान है जो कि दोनों का कॉमन फेमस है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कौशाम्बी, है ना। कौशाम्बी एक ऐसी जगह है जहाँ पे दोनों ही अपनी अपनी जड़ों को मजबूत करके रखे थे, ठीक। तो कौशाम्बी इज़ द राइट आंसर। बाकी का सारनाथ में भी दोनों की चीज़ें मिली हैं कॉमन, बट कौशाम्बी में ज़्यादा मिली हैं, ठीक है। तो छठे जो हैं तीर्थंकर जैनिज्म के वो वहाँ पे मिलते हैं, वहाँ उनके मतलब कुछ चीज़ें। और बौद्ध के थैर पंथ का प्रमुख केंद्र वही रहा है, अशोक का लघु स्तंभ वहाँ से मिला है, ठीक है। तो इसलिए कौशाम्बी। फिर आते हैं आपके 33वें क्वेश्चन पे। महाजनपद और उनके विस्तार के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, ठीक है। एक तरफ महाजनपद दे रखे हैं और उनका कुछ एरिया दे रखा है, ठीक है। तो हमें पता करना है कि कौन सा गलत युग्म है, नीचे पूछा है गलत युग्म। पहला पांचाल फर्रुखाबाद बरेली के आसपास का एरिया, कुरु मेरठ के आसपास वाला, वत्स कौशाम्बी और प्रयागराज, और मल्ल कुशीनगर देवरिया के आसपास का एरिया, ठीक है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा एरिया कौन से के लिए पूछा जाता है। पहला पांचाल बरेली और फर्रुखाबाद वाला, ये सही, एकदम सही है। कुरु मेरठ के आसपास वाला एकदम सही, वत्स कौशाम्बी और प्रयागराज एकदम सही, मल्ल कुशीनगर देवरिया का एकदम सही, ठीक है। तो जो आपका ये आंसर होगा वो कौन सा होगा, सी। सारे के सारे एकदम सही हैं, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं आपके 34वें क्वेश्चन पे। आज हम 34 तक ही रखेंगे, उसके बाद अगली जो टेस्ट मतलब अगली जो क्लास होगी उसमें हम ज़्यादा निपटाने की कोशिश करेंगे। तीन तीन पार्ट्स में इसको ख़त्म किया करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाए, उससे अच्छा है कि हम जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट ना करके अच्छे से समझ के करें, ठीक है। तो 34वां क्वेश्चन है, गुप्तकालीन कानपुर स्थित भीतर गांव के जो मंदिर के संबंध में विचार कीजिए। यह मंदिर पत्थर से निर्मित है, इसकी मुख्य विशेषता शिखर है, मंदिर ऊंचे चबूतरे पर निर्मित है। तो ये तीन चीज़ें दे रखी हैं, है ना। तो इसकी जो सही बात होगी वो होगी आपका, इसकी मुख्य विशेषता शिखर है, एकदम सही, है ना। दूसरा, ये मंदिर ऊंचे चबूतरे पे है, ये भी एकदम सही बात है। और ये मंदिर पत्थर से निर्मित है, ये इसमें नहीं है, क्योंकि दूसरा और तीसरा इसको मान लेते हैं, क्योंकि भीतर गांव का जो मंदिर है वो कानपुर में स्थित है और ये चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा, चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा, ठीक है। और ये मंदिर केवल ईंटों से निर्मित है, पत्थर इसमें यूज़ नहीं हुए हैं, ईंटें यूज़ की गई हैं, ठीक है। किसके, पत्थर नहीं है, ईंट है, ठीक है, ब्रिक्स वो यूज़ की गई हैं। और इसकी विशेषता शिखर होना है, इसमें एक चौतरा है, और इसकी जो छत है वो पिरामिड कार की है, जो छत है वो पिरामिड कार की है, ठीक है। तो ये आपके आज के क्वेश्चंस हो गए 34, और इसके अगली जो वीडियो होगी उसमें हम आपके 100 तक ट्राई करेंगे, 100 का कंप्लीट करा दें, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच। आप हम लोगों को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे अगली जो वीडियो है आपको टाइम से मिल जाए। और थैंक यू सो मच। कोई एडवाइस हो तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, जिससे कि हम और ज़्यादा इसमें अच्छे से सुधार कर पाएँ। थैंक यू।